हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर कुछ सोचने के बाद लगभग गिड़गिड़ाते हुए अनिका से कहती है, आप जो कहेंगी मैं वही करूंगी, लेकिन यह सच में बहुत ही मुश्किल होगा। दो प्यार करने वालों को एक दूसरे की आंखों के सामने रहने के बाद भी उन्हें दूर होने का ही एहसास दिलाते रहना, मुझे यह बड़ी नाइंसाफी महसूस हो रही है। मुझे मालूम है ऐसा करने के पीछे कोई ना कोई बड़ी वजह जरूर होगी और सही समय आने पर वह मुझे पता भी चल जाएगी। फिर भी फिलहाल मुझे यह सोच सोचकर खुद ही बहुत दर्द महसूस हो रहा है। तब उन पर क्या बीतेगी? वह आपकी बेस्ट फ्रेंड है। अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ कोई ऐसा कैसे कर सकता है? अभी प्रीति अपना रोना रो ही रही थी कि इतने में अनिका उसकी तरफ देखती है और हल्की सी मुस्कान देते हुए फिर अपने दाएं हाथ की बीच की 3 उंगलियों से प्रीति के माथे पर सामने की तरफ से हल्की सी टपली देती है और उसे यूं ही बोलते हुए छोड़कर वहां से चली जाती है। कुछ ही देर में अनिका नीचे ग्राउंड फ्लोर पर सभी मेहमानों के पास पहुंच जाती है। इस वक्त निपुण अपनी जगह पर खड़े होकर अपनी चोर निगाहों से चारों ओर रोहित मारवा को ढूंढ रही थी। तभी उसे रोहित मारवा दिखाई देता है। रोहित मारवा उन सभी से काफी दूर करण गुलेरिया और किशन मल्होत्रा के साथ बैठा हुआ था। तभी अचानक से रोहित की निगाहें किसी एक तरफ टिक जाती है और रोहित के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। जिस तरफ रोहित टकटकी लगाकर देख रहा था, निपुण अपनी बोहे चढ़ाकर उसी ओर पलटकर देखने लगती है। उसे सामने से व्हाइट इन के साथ ब्लैक ट्रैक सूट और व्हाइट स्पोर्ट्स शूज में एक लड़की आती हुई दिखाई देती है। गोरा रंग, उस पर से लाल गाल और गुलाब की पंखड़ियों जैसे गुलाबी होठ, लंबी खूबसूरत पलकों के साथ बड़ी बड़ी काली आंखें, लंबे घने रेशम जैसे काले बाल, जिसकी उम्र 22 वर्ष से अधिक नहीं थी। इस लंबी पतली खूबसूरत लड़की का फिगर ऐसा था कि ट्रैक सूट की भी कीमत बढ़ गई थी। बिना किसी एक्सप्रेशन के वह सामने से चली आ रही थी। तभी अचानक से उसकी दृष्टि उस तरफ जाती है जहां रोहित मारवा बैठा हुआ है और उसी की तरफ लगातार देखते हुए मुस्कुरा रहा था। तभी उस लड़की के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है। इस लड़की के चेहरे की मुस्कुराहट पुराणों में वर्णित किसी अप्सरा की याद दिलाती थी कि कैसे स्त्री की खूबसूरती बड़े बड़े तपस्वी की दृढ़ता को शिथिल करती थी। जैसे ही भूमिका की निगाह अनिका पर पड़ती है, वह तुरंत ही बोल उठती है, देखो मेरी प्यारी भाभी अनिका भी आ गई। पास में ही खड़ी निपुण के कानों में जैसे ही भूमिका की आवाज पड़ती है, उसके दिमाग में भूमिका की कही हुई वह बात गूंजने लगती है। यह समझ लो कि जब तक वह यहाँ पर नहीं है तभी तक रोहित मारवा का ध्यान बाकी सब पर है। उनके आते ही रोहित का ध्यान सिर्फ मेरी भाभी पर होगा। फिर निपुण अपने मन में यह इच्छा होती है कि वह खुद अपनी आंखों से देखे कि भूमिका की बात में कितनी सच्चाई थी। यह सोचकर वह भूमिका की आंखों की तरफ देखती है कि अनिका किस ओर से आ रही है। भूमिका उसी ओर देख रही थी जिस ओर से वह खूबसूरत लड़की चली आ रही थी। फिर निपुण दोबारा से उसी ओर देखने लगती है। निपुण के मुंह से सहसा ही निकल जाता है, क्या यह लड़की मिसेज रोहित मारवा की? भूमिका बिना निपुण की तरफ देखे ही जवाब देती है, हाँ यही है मेरी भाभी अनिका गुलेरिया। यह भूमिका की बात सुनते ही निपुण को ऐसा लगता है जैसे उसे अपने सीने के अंदर छोटे छोटे कांटों के चुभने का एहसास हो रहा हो, उसके कान से धुआं निकल रहा हो, जिसकी तपन से उसके दिमाग को इरिटेशन महसूस हो रही हो। उसे गुस्सा आने लगता है, लेकिन वह अच्छी तरह जानती थी कि इस तरह का कोई भी भाव वह अपने चेहरे पर नहीं ला सकती। निपुण अपने एक हाथ से मुट्ठी बंद कर लेती है, फिर अपने चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान लाकर कहती है, आपने सच कहा था, आपकी भाभी सच में बहुत खूबसूरत है। इनकी उम्र का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। ऐसा कहकर निपुण धीरे से पलट जाती है। इस वक्त उसका उसी ओर था जिस तरफ रोहित बैठा हुआ था। अनिका को देखते ही रोहित अपनी जगह से यह कहकर खड़ा हो जाता है, एक्सक्यूज मी प्लीज, और फिर सामने की ओर बढ़ जाता है। तभी निपुण को रोहित सामने से अपनी ओर चलकर आता हुआ नजर आने लगता है। रोहित के चेहरे पर नजरें जाते ही निपुण का सारा गुस्सा द्वेष भाव सब पल भर में ही छूमंतर हो जाता है। जैसे जैसे रोहित पास आता जाता है, उसके दिल की धड़कनें बढ़ती जाती है और हाथ पैर बिल्कुल ढीले पड़ जाते हैं। तभी कुछ ही पलों में रोहित उसके करीब पहुंच जाता है। उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। वह बिना पलके झपकाए रोहित की तरफ देखती रहती है। जैसे ही रोहित बिल्कुल उसके पास पहुंचता है,
उसकी धड़कनें रुक जाती हैं। तभी रोहित उसके पास से होते हुए आगे की तरफ बढ़ जाता है। अब निपुण को अपनी स्थिति का एहसास होता है कि वह इस वक्त कहाँ खड़ी है। रोहित जाकर अनिका की तरफ अपना हाथ बढ़ा देता है। अनिका प्यारी सी मुस्कान के साथ बड़े ही प्यार से अपना हाथ रोहित के हाथ में दे देती है। रोहित अनिका का हाथ अपने हाथ में लेकर धीरे धीरे इस तरफ आगे बढ़ना शुरू कर देता है, जैसे कोई राजकुमार अपनी राजकुमारी का स्वागत कर रहा हो। रोहित अनिका को लेकर हॉल के बीचों बीच आकर खड़ा हो जाता है। इस वक्त सभी की निगाहें इस खूबसूरत जोड़े की तरफ थी। अचानक से पूरे हॉल में खामोशी छा जाती है। फिर रोहित मारवा अनाउंसमेंट करते हुए कहता है, प्रियजनों, अब वक्त हो गया है। मुझे लगता है कि अब बिना और देर किए हमें आज का सेलिब्रेशन शुरू कर देना चाहिए। स्पोर्ट्स मारवा हाउस के अंदर ही मुख्य मारवा हाउस बिल्डिंग से 500 मीटर की दूरी पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया गया था। वैसे तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा था जैसे कि इसे इंडोर गेम्स के लिए तैयार किया गया हो, पर आउटडोर गेम्स भी इसमें आसानी से खेली जा सकती थी। इसकी व्यवस्था भी इसमें बखूबी की गई थी। इस परिसर में एक साथ कई गेम खेली जा सकती थी। इस मॉडर्न टेक्निक्स का इस्तेमाल करके बनाया गया था, जिसकी वजह से ज़रूरत पड़ने पर इसे एक बड़े हॉल में कन्वर्ट करके बड़ी सी आसानी से किसी दूसरे अवसर के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता था। कई हजार लोग आसानी से इसमें बैठ सकते थे, पर आज के कंपटीशन में सिर्फ परिवार के ही लोग शामिल थे। तभी अर्जुन सिंह धीमी आवाज में निपुण मीना की तरफ देखते हुए हल्का सा भूमि की कान में झुककर भूमिका से कहता है, मैंने जब इसे पहली बार देखा था तो मुझे लगा यह लड़की कितनी खूबसूरत है, बिल्कुल सपनों की शहजादी जैसी। जब उसे बात करते हुए पहली बार सुना तो एहसास हुआ इतनी मीठी बोली बोलने वाली आज के जमाने में कहाँ मिलेगी। जब स्टाफ के बाकी लोगों के साथ उसकी सुशील व्यवहार देखा तो समझ आया मेरे परिवार को इसी सुशील की जरूरत है। इसके स्टाइल को देखकर लगा मेरी पर्सनैलिटी को यह 4 चांद लगा देगी। फिर भूमिका की आंखों की तरफ देखते हुए कहा, अच्छा हुआ मैं इसके प्यार में नहीं पड़ा। फिर अपने चेहरे पर उदासी लाने का नाटक करते हुए भूमिका से पूछता है, क्या मुझे कभी कोई अच्छी लड़की मिलेगी? अर्जुन सिंह की बात सुनकर भूमिका की हंसी छूट जाती है। भूमिका को इस तरह हंसते हुए देखकर कोटिल के चेहरे पर भी बड़ी सी हंसी आ जाती है। वह खूब हंस लेने के बाद चुपचाप खड़ी हो जाती है। फिर भूमिका अर्जुन से कहती है, बिल्कुल इसी तरह कहीं कोई अच्छी लड़की किसी नालायक लड़के को देखकर कोस रही होगी और तुम्हें याद कर रही होगी। इस वक्त उसका अर्जुन कहाँ है? फिर अर्जुन को दिलासा देते हुए कहती है, तुम चिंता मत करो, तुम्हें वह जल्दी ही मिल जाएगी। अर्जुन सिंह दोबारा से सामने की तरफ देखते हुए अपने दोनों हाथ मोड़कर बगल में दबाते हुए चेहरे पर उदासी लाकर कहता है, काश कि तुम दोनों की शादी होने से पहले मिल जाए। उसकी बात सुनकर कोटिल और भूमि उसकी तरफ देखने लगते हैं। इसके बाद धीरे धीरे सभी उठकर गाड़ियों में बैठकर खेल परिसर के लिए निकल जाते हैं। खेल परिसर की सजावट सभी के मन लुभा लेती है। खेल परिसर में कुछ ही देर में सभी अपनी अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। सभी के बैठ जाने के बाद एक वेल ड्रेस्ड खूबसूरत जोड़ा आकर एंकरिंग के लिए माइक संभालता है। विश यू ऑल गुड मॉर्निंग विद गुड लक। यह आवाज़ सुनते ही सभी का ध्यान सामने की ओर चला जाता है। तभी एंकर कहता है, खेलों के खेल समझकर जीतने के लिए खेलिए, लेकिन इसे आखिरी जीत समझकर मत खेलिए। तभी लड़की एंक कहती है, क्योंकि आपके सभी प्रतियोगी आपके अपने ही हैं, इसीलिए सेफ्टी फर्स्ट। लड़का एंक कहता है, शुरू करने से पहले कुछ छोटे छोटे रूल सेट किए गए हैं, आप सभी उन्हें ध्यान से सुन ले। तभी लड़की एंकर कहती है, क्योंकि हमारे सामने अपनी अपनी गेम के महारथी मौजूद हैं, इसीलिए हार या जीत को तय करने के लिए समय की पाबंदी होगी। इसके अलावा खेल के लिए मैदान में उतरा खिलाड़ी अपना कंपटीटर खुद चुन सकता है और जैसे ही चुना जाएगा वह इनकार नहीं करेगा। यानी कि अगर किसी को भी गेम खेलने के लिए चैलेंज मिलता है तो उसे वह एक्सेप्ट करना होगा और खेलने के लिए आगे आना ही होगा। तभी लड़का एंकर कहता है, आपके सामने डिस्प्ले बोर्ड पर उन सभी खेलों के नाम दिखाए जा रहे हैं जिनकी प्रतियोगिता में आज आपको भाग लेने का अवसर मिलेगा। आप सभी अपनी मन पसंदीदा गेम का चुनाव करके अपने अपने नाम यहाँ रखे हुए बॉक्स में डाल सकते हैं। तभी लड़की एंकर कहती है, प्रिय खिलाड़ियों, आज की खेल प्रतियोगिता में इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि हमारे विशेष देखभाल के अंतर्गत आने वाले खिलाड़ी भी भाग ले सके। कम से कम किसी एक खेल में भाग लेना अनिवार्य है। ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेंट के लिए कोई सीमा नहीं है, आप सभी खेलों में भाग ले सकते हैं। आज के विशेष देखभाल के अंतर्गत आने वाले खिलाड़ी ज्योत्सना, राजलक्ष्मी और श्रेया थे।
एंकर के घोषणा कर देने के कुछ ही देर बाद कुछ नौकर अपने हाथों में ट्रे लेकर परिवार के सदस्यों के पास पहुंच जाते हैं। इन ट्रे में पेन और पेपर रखे हुए थे। परिवार के सभी सदस्य अपनी अपनी पसंद और सुविधा के हिसाब से खेल का चुनाव कर लेते हैं और पेपर पर अपना नाम लिखकर उसे देते हैं। सामने एक लंबी सी टेबल पर कई सारे बॉक्स रखे हुए थे और उन पर अलग अलग खेलों के नाम लिखे हुए थे। सभी सदस्य अपनी अपनी जगह से उठकर अपने नाम बॉक्स में डालकर आ जाते हैं। जब यह हलचल पूरी तरह से शांत हो जाती है तब लड़का एंकर शतरंज नाम के बॉक्स को उठाकर उसमें से सभी प्रतियोगियों के नाम बाहर निकाल लेता है। फिर कहता है, हमारे पहले कंपटीशन का नाम है चेस। शुरुआत बच्चों से की जाएगी और बाद में उनसे कंपटीशन करने के मौका बड़ों का मिलेगा और यह नियम सिर्फ शतरंज के लिए है, बाकी खेलों के लिए नहीं। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह खेल दिमाग की ताकत का है और ना जाने हमारे बीच कौन नायाब दिमाग लेकर मौजूद हो। यह सुनते ही सभी के बीच हलचल होने लगती है। तभी लड़की एंकर कहती है, एक मिनट, अभी और एक खास बात आप लोगों के लिए जानना जरूरी है। हमारी इस प्रतियोगिता के जज होंगे मिस्टर करण गुलेरिया। तालियों से स्वागत कीजिए। जब करण गुलेरिया उठकर आगे आ जाते हैं तब लड़का एंक कहता है, इस खेल में एक कंडीशन रखी गई है जिसके अनुसार आपके पास अपनी चाल चलने के लिए अधिक से अधिक 90 सेकंड का वक्त होगा। तभी लड़की एंकर करण गुलेरिया की तरफ देखते हुए घोषणा करती है, यस गुलेरिया, आर्यन मारवा, अलेक्जेंडर निपुण मीना और मिस्टर रोहित मारवा इस गेम के पार्टिसिपेंट हैं। इसकी शुरुआत कर रहे हैं हमारे नन्हे चैंपियन यस गुलेरिया और अलेक्जेंडर। यह सुनते ही परिसर तालियों की आवाज से गूंजने लगता है। यहाँ ओमकार की आंखें लगातार प्रीति को खोज रही थी। तभी पीछे से उसके कंधे को छूकर हाथ हटाने का एहसास होता है। स्पर्श भर से ही वह समझ जाता है कि उसके पीछे प्रीति है। वह बिना देखे ही बोल पड़ता है, अब तक कहाँ थी? इतना कहकर वह प्रीति की ओर मुड़ जाता है। प्रीति के लाख छुपाने पर भी उसके चेहरे की घबराहट को ओमकार की आंखें आसानी से देख सकती थी। अब वह अपना सवाल बदलकर कहता है, तुम इतनी बेचैन क्यों दिखाई दे रही हो? प्रीति को कुछ समझ नहीं आता कि वह अपनी व्यथा कैसे सुनाए, इसीलिए वह जवाब देती है, बस थोड़ा सा सब्र करो, मेरी यह बेचैनी तुम तक जल्दी ही पहुंच जाएगी। प्रीति की बात सुनकर ओमकार के चेहरे पर बड़ा सा प्रसन्न चिन्ह दिखाई देने लगता है। प्रीति अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहती है, छोड़ो इन सब बातों को और बताओ कि तुम किस गेम में पार्टिसिपेट कर रहे हो। वहीं अब तक निपुण मीना इस बात को अच्छी तरह से समझ चुकी थी कि भूमिका और अर्जुन सिंह लगातार उस पर नजर बनाए हुए हैं। वह बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि किसी को भी उस पर जरा सा भी गलत तरह का शक हो। इसीलिए रोहित मारवा का नाम सुनने के बाद भी उसके चेहरे पर कोई भाव दिखाई नहीं देता, लेकिन अंदर ही अंदर उसे बहुत खुशी महसूस होने लगती है और वह मन ही मन कहती है, मैंने यह शतरंज सिर्फ इसलिए सीखी थी क्योंकि तुम्हें यह खेल पसंद है। रोहित मारवा, मुझे शतरंज में हराना आसान नहीं है, लेकिन तुमसे जीतकर खुद से हार जाना वाकिफ नहीं है। फिर रोहित के पास बैठी हुई अनिका को देखकर रोहित के बारे में सोचती है, चाहे जीतूं या हारूं, पर इसी बहाने आज सालों के इंतजार के बाद कुछ पल तुम्हारे साथ तुम्हारे पास बैठने का मौका तो मेरे पास जरूर होगा। आज नहीं तो कल हम दोनों के बीच से इस अनिका को हटाना ही होगा। यस और अलेक्जेंडर के बीच गेम शुरू होने से पहले ही अलेक्जेंडर यस से कुछ खुसफुसाकर बातें करता है, फिर एंकर के पास माइक पर पहुंच जाता है। इसके बाद अलेक्जेंडर माइक पर अनाउंस करते हुए कहता है, क्योंकि यह गेम खासकर रिया और यस के लिए है, इसीलिए हमारे आज की गेम की शुरुआत होगी रिया और यस के कंपटीशन के साथ। उन दोनों में से जो भी जीतेगा उसके साथ मेरी प्रतियोगिता होगी। अलेक्जेंडर की बात सुनते ही रिया अपनी जगह से खड़ी हो जाती है और अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर रखते हुए अलेक्जेंडर को घूरने लगती है। तभी अलेक्जेंडर अपने दोनों हाथ ऊपर करके हैंड्स अप कर का पोज देते हुए कहता है, आई एम सो सॉरी, पर मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। यस कहता है कि वह इस गेम की शुरुआत तुम्हारे साथ करें। रूल इज रूल, जिसे भी गेम खेलने के लिए चैलेंज मिलेगा उसे एक्सेप्ट करना ही होगा। इसके बाद यह कंपटीशन रिया और यस के बीच शुरू होता है। रिया और यस दोनों अपनी अपनी पोजीशन लेकर अपनी अपनी चेयर पर बैठ जाते हैं। उनके बीच में एक चकोर मेज रखी गई थी जिस पर शतरंज की बिसात थी। पहले चाल चलने का मौका रिया को मिलता है। इस वक्त उसके मन में ख्याल आता है, काश मैं अपने दोनों भाइयों के साथ कभी कभी चेस खेल ली होती तो आज ऐसी स्थिति पैदा नहीं होती। उनके लाख कहने पर भी मैंने कभी उनकी बात नहीं सुनी। अब कौन सा मुंह ठीक होगा मुझे कुछ नहीं पता। इतनी देर में यश अपनी मुंह सोच लेता है और अपनी पहली चाल चलता है। रिया फिर से अपनी चाल चलती है और सोचती है
क्या रिया द चैंपियन को अपनी पहले ही गेम में हार का सामना करना होगा? इतनी देर में यश फिर से अपनी चाल चलता है। रिया एक बार फिर अपनी चाल चलती है और सोचती है, कोई बात नहीं, अगर मैं हार भी जाऊंगी तो भी फाइनल जीत तो मेरे भाइयों की ही होगी। इट्स ओके। यश एक और चाल चलता है। रिया उसके जवाब में अपनी चाल चलती है और फिर सोचती है, लेकिन यह कंपटीशन तो मेरे और यश के लिए ही था। मैं कैसे प्रूव करूंगी कि मैं यश से किसी भी तरह कम नहीं हूँ। इसके बाद यश अपनी चाल चलता है और रिया अपनी चाल चलने के साथ साथ दिमाग में बहुत कुछ सोचती रहती है। थोड़ी ही देर में यह यश रिया को हरा देता है। यश की जीत का सभी लोग तालियों से स्वागत करते हैं और रिया अपना सिर झुकाकर वहां से वापस जाने लगती है। तभी करण गुलेरिया रिया के सिर पर हाथ रखते हुए कहते हैं, कोई बात नहीं बेटा, यह तुम्हारा गेम नहीं है। करण की बात सुनकर रिया के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और वह वहां से वापस चली जाती है। लेकिन उसके दिमाग में अनिका की कही हुई बात गूंजने लगती है, असली विजेता वही होता है जो सामने वाले को उसी की गेम में हरा दे। वैसे तो हार बर्दाश्त करना रिया के स्वभाव में नहीं था, लेकिन आज उसी के घर में यह फंक्शन था, इसीलिए वह बहुत जल्दी ही खुद के ऊपर नियंत्रण कर लेती है और खुशी खुशी आगे की गेम को एंजॉय करने लगती है। करण गुलेरिया के इशारे पर एंक यश को फर्स्ट राउंड का विजेता घोषित कर देता है और अलेक्जेंडर को दूसरे राउंड के लिए इनवाइट करती है। अब यह गेम यश और अलेक्जेंडर के बीच शुरू हो जाती है। रिया को जानबूझकर हार के सामने खड़ा करना यह अलेक्जेंडर की स्ट्रेटेजी थी, लेकिन फिर भी भाई होने के नाते उससे खुद ही अपनी बहन की हार बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वह यश को हराकर अपनी बहन की हार का बदला लेने के लिए पूरी तरह से तैयार था। परिसर में लगी हुई बड़ी बड़ी स्क्रीन पर यश और अलेक्जेंडर के हर मूव को स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता था। पहली चाल यश चलता है, उसे अपनी चाल चलने के लिए एक पल भी नहीं सोचना पड़ता। फिर अलेक्जेंडर अपना पूरा वक्त लेकर अपनी चाल चलता है। यश को अपनी चाल चलने के लिए इस बार भी 30 सेकंड भी नहीं सोचना पड़ा। तभी ऑडियंस के बीच में बैठा हुआ सिद्धार्थ गुलेरिया मुट्ठी बनाकर अपने हाथ को नीचे झटकते हुए कहता है, इसे बिल्कुल भी सब्र नहीं, कोई काम तो तसल्ली से करना चाहिए। तभी नंदिनी मुस्कुराकर सिद्धार्थ से कहती है, अपने पापा पर गया है तो तसल्ली कहाँ से आएगी। अलेक्जेंडर अपनी नजरें पूरी तरह से मोहरे पर गड़ाए हुए था और अपने दिमाग में गणना कर रहा था कि किसी चाल को चलने से उसका क्या परिणाम होगा। इस बार भी अपना पूरा वक्त लेकर अलेक्जेंडर अपनी अगली चाल चलता है। यश को इस बार भी उतना ही समय लगता है जितना पहले लगा था। तभी सिद्धार्थ अपनी जगह पर बैठे बैठे अपना एक हाथ आगे करते हुए फिर से कहता है, यह कैसे खेल रहा है, इसे यह चाल नहीं चलनी चाहिए थी, हाथ ही को बढ़ाना चाहिए था। इसी तरह अलेक्जेंडर और यश की गेम आगे बढ़ती रहती है और सिद्धार्थ अपनी जगह पर बैठे बैठे मचलता रहता है। अंत में नंदिनी सिद्धार्थ से कहती है, बच्चों की गेम में तुम क्यों इतने उतावले हो रहे हो, अगर खेलने का इतना ही मन कर रहा है तो जाकर अपना नाम दे दो। नंदिनी की बात सुनकर सिद्धार्थ एकाएक शांत हो जाता है और लगातार नंदिनी की तरफ देखने लगता है, जैसे मन ही मन कुछ सोच रहा हो। सिद्धार्थ की स्थिति पर नंदिनी की हंसी छूट जाती है। सिद्धार्थ समझ जाता है कि नंदिनी उसकी खिंचाई कर रही है। नंदिनी के हंसते ही आसपास मौजूद बाकी सब भी हंसने लगते हैं। सिद्धार्थ को भी खुद पर हंसी आने लगती है, वह भी मुस्कुराते हुए बैठ जाता है। यह खेल थोड़ी ही देर बाद सिमट जाता है और अब अलेक्जेंडर और आर्यन के बीच नई बिसात का सजाया जाता है। शतरंज दोनों ही भाइयों का मनपसंद खेल था, लेकिन आज समस्या यह थी कि उन्हें समय सीमा के हिसाब से अपनी चाल चलनी थी। अगर यही खेल वह अपने कमरे में खेल रहे होते तो एक ही बिसात पर कई दिन तक खेलते रहते। आज यह तो तय था कि एक चाल को चलने के लिए कितना वक्त किया जाना चाहिए। साथ में यह भी तय कर दिया गया था कि वह अधिकतम कितनी देर तक खेल सकते हैं। दोनों को खेलते हुए देखकर बड़ों को भी हैरानी हो रही थी। दोनों ही इतनी सोच समझकर अपनी अपनी चाल चल रहे थे, जैसे कि दो मंझे हुए खिलाड़ी सालों का अनुभव लेने के बाद खेल रहे हों। उन दोनों की आंखें बिसात पर इसी तरह गड़ी हुई थी जैसे पलकों के झपक से मोहरे गायब हो जाएंगी। अंततः इस बार आर्यन विजय घोषित होता है। आर्यन और अलेक्जेंडर के खेल को देखकर सभी लोग भरी भरी प्रशंसा करने लगते हैं। मयूर मजाक करते हुए कहता है, अच्छा हुआ मैंने अपना नाम नहीं दिया, नहीं तो अपने ही भांजे से हार कर खुश होना पड़ता। तभी किशन मल्होत्रा मुस्कुराते हुए कहता है, दोनों ही भाई बहुत अच्छा खेलते हैं, मुझे इस उम्र तक भी इतनी शतरंज नहीं आती। इन दोनों के गेम खेलने के तरीके से ही पता चलता है कि बहुत दूर की सोच रखते हैं। हाँ, एक बात तो है कि आर्यन एकदम रोहित पर गया है। इसी तरह ऐसे सभी टिप्पणी करने लगते हैं। यह रोहित मारवा के लिए प्राउड मोमेंट होता है।
वह अपने प्यारे बेटों को प्यार जताने में काफी कंजूसी करता था, लेकिन उनकी हर सफलता रोहित के लिए बहुत मायने रखती थी। उनकी हर छोटी बड़ी सफलता रोहित को एक एक किले को फतह करने जैसी खुशी देती थी। इसके बाद आर्यन के साथ खेलने के लिए निपुण आगे आती है। फिर से नई बिसात लगाई जाती है। निपुण आर्यन से कहती है, पहले मुझे लग रहा था कि बच्चों के साथ खेलने में क्या मजा आएगा, लेकिन तुम दोनों भाइयों की गेम को देखकर अब मुझे लग रहा है कि मेरा किसी छोटे बच्चे के साथ सामना नहीं है, बल्कि मुझे एक सुलझे हुए मंझे खिलाड़ी के साथ खेलने का मौका मिल रहा है। गॉड ब्लेस यू। मैं तुम दोनों से बहुत इम्प्रेस हुई। चलो अब शुरू करते हैं। इस बार खेल पहले से भी ज्यादा रोमांचक हो चुका था। आर्यन ने निपुण की कई मोहर काट दी थी, लेकिन फिर भी निपुण का खेल आर्यन से काफी बेहतर था और अंततः अपनी कुछ मोहरों को बलिदान करके निपुण जीत जाती है। रोहित, मारवा और अनिका दोनों भाइयों को खेलते हुए बहुत बार देख चुके थे, लेकिन जब आर्यन और निपुण की आपस में प्रतियोगिता शुरू होती है तब वह दोनों ही उनकी गेम को बड़े ही ध्यान से देख रहे थे। किसी के दिमाग को कैसा पढ़ा जाता है, यह रोहित मारवा से बेहतर और कौन जान सकता था। निपुण को खेलते हुए देखकर रोहित अच्छी तरह समझ गया था कि उसे जीत कैसे हासिल करनी है। माइक पर यह अनाउंस होता है कि निपुण मीना विजेता है और अब अगली प्रतियोगिता निपुण मीना और रोहित मारवा के बीच होगी। यह सुनते ही निपुण का चेहरा एकदम लाल हो जाता है। उसकी धड़कनें जोर जोर से लेकिन तीव्र गति से धड़कने लगती हैं। उसके हाथ और पैर ठंडे पड़ जाते हैं। उसका गला सूखने लगता है। उसे अपने होठों और दांतों में झंझनाहट महसूस होने लगती है। इस वक्त निपुण ऐसा महसूस कर रही थी जैसे किसी भक्त को भगवान का सानिध्य मिलने वाला हो। उसकी जिंदगी की सारी मनोकामनाएं पूरी होने वाली हों। खुशी के मारे उसे अपनी सुध बुद्धि ना रही हो। निपुण अपनी जगह पर ही बैठी हुई थी और रोहित मारवा अपनी जगह से उठकर गेम खेलने के लिए निपुण मीना के सामने आकर खड़ा हो जाता है। यह निपुण मीना की जिंदगी में पहली बार था जब वह रोहित मारवा को अपने इतने नजदीक से देख रही थी। निपुण फटी हुई आंखों से रोहित मारवा के चेहरे की ओर देखती रहती है। रोहित को अपने पास खड़ा देखकर अपने होश हवास में नहीं होने के बावजूद भी सहसा ही चुपचाप अपनी जगह पर खड़ी हो जाती है। रोहित का व्यक्तित्व ही ऐसा था कि सामने वाला ना चाहते हुए भी उसे रिस्पेक्ट दिए बिना नहीं रह सकता था। रोहित मारवा निपुण मीना के चेहरे के हाव भाव को देखते हुए अपने सामान्य स्वर में बिना किसी एक्सप्रेशन के पूछता है, आर यू ओके? निपुण मीना रोहित के ऐसा पूछते ही निपुण की दिल की धड़कन अपनी सामान्य गति से तेज हो जाती है और वह धीरे धीरे अपनी संवेदना में वापस लौटने लगती है। उसके बाद मुस्कुराकर अपनी गर्दन हिलाते हुए मीठी सी आवाज में कहती है, जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। निपुण की इस हर्फ को देखकर सभी ने यही समझा कि द बिजनेस टाइकून रोहित मारवा के व्यक्तित्व का प्रभाव ही ऐसा है कि किसी के भी हाथ पैर ठंडे पड़ जाएं। तभी किर्स धीमी आवाज में सनी से कहता है, जीजा जी को आधी जीत तो यहीं हासिल हो गई, भला निपुण उन्हें कैसे ही हरा पाएगी जो उन्हें देखकर ही हार गई। इस वक्त किर्स और सनी दोनों एक साथ सनी के लिए तैयार किए गए मॉडल में बैठे हुए थे। किसी भी तरह के मॉडल को ड्राइव करना किर्स के लिए खिलौने से खेलने जैसा था, इसीलिए वह सनी के साथ ही था ताकि उसे चलाने के लिए सनी को किसी तरह का स्ट्रेस ना हो। किर्स की बात सुनकर सनी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है क्योंकि वह सिर्फ और सिर्फ अपने भाई और भतीजे की जीत चाहता था, लेकिन इस तरह किसी पर कमेंट करना किर्स के स्वभाव में नहीं था। बेशक सनी इस बात को ना समझ पाया हो, लेकिन यह स्पष्ट था कि कुछ तो ऐसा जरूर था कि किर्स के मुंह से ऐसी कोई बात निकली। वह एक ब्रॉड माइंडेड लड़का होने के साथ साथ जियो और जीने दो में विचारधारा में विश्वास रखता था। कहीं कौटिल्य के एक तरफ अर्जुन और दूसरी तरफ भूमिका बैठी हुई थी। कौटिल बारी बारी से दोनों के चेहरे की ओर देखते हुए कहता है, क्या तुम लोगों को लगता है कि निपुण मीना को यहाँ बुलाकर ठीक किया है? भूमिका अपने एक हाथ को हल्का सा ऊपर उठाकर वापस नीचे करते हुए कहती है, चिल कौटिल, चिंता की कोई बात नहीं है। निपुण जैसी लड़कियां उसके लिए सिर पटक कर भी मर जाएं तो भी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कौटिल अपने चेहरे पर चिंता का भाव लाते हुए कहता है, मैं रोहित मारवा की नहीं, निपुण मीना की चिंता कर रहा हूँ। कहीं तुमने उसकी कब्र मारवा हाउस में खोदने के लिए तो उसे यहाँ नहीं बुलाया है? कौटिल की बात सुनकर भूमिका और अर्जुन दोनों उसके चेहरे की ओर देखने लगते हैं, फिर आपस में एक दूसरे की शक्ल देखते हैं और एक साथ हंस पड़ते हैं। तभी अर्जुन कहता है, यह उसके कर्म और उसकी किस्मत में। फिर भूमिका अपने चेहरे पर सामान्य भाव लाते हुए कहती है, तुम अच्छी तरह जानते हो रोहित लड़कियों की बहुत रिस्पेक्ट करता है, पर जो जिस लायक है उसे वह मिलकर ही रहेगा। हमारे लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि उस निपुण मीना के दिमाग में क्या चल रहा है। हमें जल्द से जल्द यह पता लगाना ही होगा कि वह वही है
जो हमें दिखाई दे रही है, या फिर उसकी कोई दूसरी पर्सनैलिटी भी है। ऐसा कहने के बाद भूमिका अपनी जगह से खड़े होते हुए कहती है, मैं बस अभी आती हूँ। भूमिका के जाने के बाद कोटिल अर्जुन से कहता है, तुमने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें अपना दोस्त समझूं। इसी दोस्ती के नाते मैं अगर तुमसे कुछ पूछूं तो क्या सच सच बताओगे? अर्जुन कहता है, जरूर बताऊंगा, पूछो क्या पूछना चाहते हो? कोटिल कहता है, इसमें निपुण मीना को यहाँ लाने के पीछे भूमिका के दिमाग में क्या चल रहा है? असली वजह जानना चाहता हूँ। अर्जुन कहता है, क्या तुमने इस बारे में भूमिका से कुछ नहीं पूछा? कोटिल जवाब देता है, भूमिका से पूछा भी और भूमिका ने जवाब भी दिया, लेकिन उसका दिया हुआ जवाब सच तो है लेकिन पूरा नहीं है। मैं तुमसे पूरा सच जानना चाहता हूँ। अर्जुन कहता है, दोस्त, मैं कभी भूमिका से ज्यादा सवाल नहीं करता। भूमिका मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और हमेशा से ही वह जितना कह देती है उसे आंखें बंद करके पूरा कर देने में मुझे बड़ा सुकून मिलता है। फिर हंसते हुए कहता है, तुम मेरी बात का यकीन नहीं मानोगे, लेकिन जो वजह भूमिका तुम्हें बताकर गई है मुझे वह भी नहीं मालूम। अर्जुन की बात सुनकर कोटिल का चेहरा उतर जाता है। यह पहली बार था जब उसे अर्जुन से अजीब सी चिढ़ होती है। अर्जुन सिंह सिर्फ नाम का पुलिस वाला नहीं था, उसके अंदर एक अच्छे पुलिस वाले के सभी गुण थे। उसे कोटिल के मन की बात को समझने में जरा भी देर नहीं लगती। वह कोटिल के कंधे पर हाथ रखते हुए झट से कहता है, अपने दिमाग को ज्यादा दौड़ाने की जरूरत नहीं है, और अगर दौड़ाना ही चाहते हो तो उस तरफ दौड़ाओ जिस तरफ दौड़ाना चाहिए। भूमिका सिर्फ मेरी बेस्ट फ्रेंड है और मैं भूमिका का सिर्फ एक अच्छा दोस्त हूँ। मेरे भूमिका से सवाल नहीं करने के पीछे एक बड़ी वजह यह है कि भूमिका एक बेस्ट ऑफिसर है। वह जो भी करती है बहुत दूर की सोच कर करती है और सही करती है। दोस्त, वैसे भी वह बताए या ना बताए, सब कुछ आंखों के सामने ही होना है। सब कुछ खुद ब खुद पता चल जाएगा, तो फिर भूमिका को इरिटेट करने का कोई मतलब नहीं बनता। मुस्कुराते हुए आगे कहता है, फिर तुम तो जानते ही हो आजकल भूमिका का गुस्सा कुछ ज्यादा ही आने लगा है। फिर एक पल रुककर आगे कहता है, इसके अलावा दोस्त हूँ मैं उसका, अभी नहीं तो थोड़ी देर बाद सही घूमते फिरते उसके दिमाग में जो चल रहा है वह बता ही देगी। ऐसे में थोड़ा सब्र कर लेना, मैंने क्या बुराई है। यह सब कहने के बाद वह अपना हाथ कौटिल्य के कंधे से हटा लेता है और अपना चेहरा सामने करके बैठ जाता है। फिर कुछ सेकंड के बाद सामने देखते हुए ही कहता है, कौटिल्य, भूमिका तुमसे कहे या ना कहे, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि वह सिर्फ तुम्हारी है। इसके बाद कौटिल्य और अर्जुन सिंह दोनों ही खामोश होकर सामने की ओर देखने लगते हैं। हेलो गाइज, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस वक्त तक सनी के माता पिता और भूमिका के माता पिता भी ऑडियंस में शामिल होने के लिए पहुंच चुके थे। मारवा परिवार के कुछ अन्य सदस्य भी उन्हीं के साथ साथ इस प्रतियोगिता में शिरकत करते हैं। आयशा, मारवा और अनिका अपनी जगह से उठकर उनके पास पहुंच जाते हैं और उन सभी का स्वागत करते हैं। उन सभी के अपनी अपनी जगह पर बैठ जाने के बाद आयशा मारवा उन्हें प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए अपने नाम देने के लिए कह देती है। अब तक आर्यन रोहित और निपुण मीना के पास से वापस अपनी जगह पर जा चुका था, लेकिन इससे पहले कि गेम शुरू होती रिया वहां रोहित के पास पहुंच जाती है। पहले वह हल्के से रोहित का हाथ खींचती है और 2 कदम दूर जाकर खड़ी हो जाती है। रोहित समझ जाता है कि रिया उससे कुछ पूछना चाहती है। वह अपनी जगह से खड़े होते हुए निपुण से एक्सक्यूज मी कहकर रिया के पास पहुंच जाता है और रिया के चेहरे की तरफ हल्का सा झुक जाता है। रिया अपनी धीमी आवाज में रोहित से कहती है, डैड, मुझे पता है आप ही जीतेंगे, लेकिन फिर भी मेरे भाई की हार का बदला आपको लेना ही होगा। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि यह सिर्फ एक गेम है जिसे पर्सनली नहीं लेना चाहिए, लेकिन फिर भी मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। रोहित मुस्कुराकर रिया के गाल पर हाथ रखता है और अपनी गर्दन को हल्का सा झुकाकर वापस ऊपर करते हुए कहता है, जो आदेश मेरी राजकुमारी। इसके बाद रिया ऑल द बेस्ट डैड कहकर अपने चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान लेकर उछलते हुए वहां से वापस चली जाती है। गेम शुरू होती है। निपुण चाहती थी कि वह इस गेम को ज्यादा से ज्यादा देर तक खींच सके, लेकिन रोहित मारवा के पास ज्यादा देर तक होना उसके नसीब में नहीं था। जितनी देर उसे आर्यन को हराने में लगी थी, रोहित ने उसके आधे से भी कम वक्त में निपुण मीना को हरा दिया। कुछ ही पलों में निपुण मीना की रानी रोहित के कब्जे में थी। जैसे ही रोहित ने चेकमेट कहा, वैसे ही रोहित की जीत की खुशी में सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं। रिया अपनी जगह पर खड़े होकर अपने दोनों हाथों को हवा में उछालकर ऊपर की ओर सीधे करके जोर जोर से शोर मचाने लगती है।
निपुण को इस वक्त अपने ऊपर बड़ी ही खिज उठ रही थी। निपुण मीना इतनी कच्ची खिलाड़ी भी नहीं थी कि इतनी आसानी से उसे हराया जा सके, लेकिन वह खुद नहीं समझ पा रही थी कि ऐसा कैसे हुआ। दरअसल उसका दिमाग स्थिर नहीं था, जिसकी वजह से वह रोहित को अच्छा कंपटीशन नहीं दे पा रही थी। ना तो वह जीत सकी और ना ही रोहित के साथ ठीक से कुछ पल खेल सकी। उसे इस बात का बिल्कुल भी दुख नहीं था कि वह हार गई। उसे अफसोस था तो सिर्फ इस बात का कि वह पहला मौका था जब वह रोहित को इम्प्रेस कर सकती थी और वह भी हाथ से निकल गया। पर उसे इस बात का एहसास हो जाता है कि रोहित एक माहिर खिलाड़ी है, उसे मात देना आसान काम नहीं है। तभी वह मन ही मन खुद से कहती है, रोहित मारवा को बिना हराए हासिल करना संभव नहीं है। अब तुम्हें कुछ और सोचना होगा। निपुण मुस्कुराते हुए अपनी जगह पर वापस चली जाती है। बस उसे सुकून था तो सिर्फ इस बात का कि हारने के बाद रोहित मारवा ने उससे हाथ मिलाया। वह बार बार अपने हाथ की तरफ देखकर मन ही मन सुकून महसूस कर रही थी, लेकिन इस बार उसने अपने चेहरे से अपने मन के किसी भी भाव को प्रकट नहीं होने दिया। करण गुलेरिया का घोषणा करता है, आज की चेस की गेम के विजेता है मिस्टर रोहित मारवा। फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है, गेम किन्हीं दो खिलाड़ियों के बीच नहीं खेला जाएगा, बल्कि उसे खेलने के लिए दो दो खिलाड़ियों की जरूरत होगी। मतलब यह है कि यह एक कपल गेम होगी। यह एक नई तरह का नया एंटरटेनमेंट साबित होगा। इसीलिए आप सभी जल्दी से अपने अपने पार्टनर को ढूंढ लीजिए। इस गेम से यह पता चल जाएगा कि हमारे बीच मौजूद किन जोड़ों के बीच में जबरदस्त ट्यूनिंग है। यहाँ कौन कौन से जोड़े ऐसे हैं जो मेड फॉर ईच अदर हैं। तभी एंकर स्क्रीन की तरफ उंगली करते हुए कहती है, आप सभी इस प्रेजेंटेशन को देखकर आसानी से समझ सकते हैं कि इस गेम को कैसे खेलना है। आपको अपने पार्टनर को अपनी तरफ चेहरा करके अपने पैरों पर खड़ा करना है। उसके दाएं पैर पर उसका बायां पैर और उसके बाएं पैर पर उसका दायां पैर होगा। उसके बाद आपको अपने टारगेट तक पहुंचना है। जो अपने टारगेट तक पहले पहुंचेगा और वहां रखी हुई आसान सी एक पहेली को सबसे पहले सुलझा लेगा, वही होगा इस गेम का विजेता जोड़ा। तभी लड़का एंकन कहता है, यह इतनी आसान नहीं होने वाली है जितनी सुनने में लग रही है। आपको आपके पार्टनर को थाम कर चलते हुए हर थोड़ी दूर पर बंधी गई पतली तार को बिना टच किए, बिना अपने पार्टनर को खुद से अलग किए पार करना होगा। तभी लड़की एंकर कहती है, एक या दो नहीं, पूरे 6 तार बंधे हुए हैं जो आपको पार करने हैं। जिन जोड़ों के बीच सबसे अच्छा तालमेल होगा वही इसे पूरा कर पाएगा। तो गाइज, ऑल द बेस्ट। कुछ देर तक इस गेम को खेलने के लिए कोई भी उठकर सामने नहीं आता। सभी बैठे बैठे एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं। तब रिया माइक पर आ जाती है और कहती है, मॉम एंड डैड, मामू और मामी, नानू और नानी, चाचू चाची, दादू दादी, प्लीज कम ऑन। रिया के बुलाने पर रोहित अपनी जगह से उठता है और अनिका की तरफ अपना हाथ बढ़ा देता है। अनिका अपना हाथ रोहित के हाथ में दे देती है। रोहित और अनिका अपनी जगह से उठकर बाहर आ जाते हैं। जब रोहित और अनिका के अलावा कोई और नहीं उठता, तब रिया कहती है, इसे थोड़ा और आसान कर देते हैं। आप सभी अपना अपना पेयर अपनी मर्जी के हिसाब से बना सकते हैं, पर कम से कम गेम खेलने के लिए आगे आना तो बनता है। तभी अनिका रिया के पास पहुंच जाती है और पेपर पर कुछ लिखकर एंकर को पकड़ा देती है। एंकर कहती है, हमारे पास कुछ जोड़ों के नाम आ चुके हैं। नंदिनी गुलेरिया और सिद्धार्थ गुलेरिया पार्टनर होंगे। इसके अलावा भूमिका मारवा के साथ मिस्टर कौटिल्य, डॉक्टर प्रीति के साथ मिस्टर ओमकार गुलेरिया, निपुण मीना के साथ मिस्टर अर्जुन सिंह साझेदारी करेंगे। इसके बाद लड़का एकांत कहता है, क्योंकि यह सिर्फ फन के लिए है, इसीलिए जिनके पास पार्टनर नहीं है वह बच्चे, जवान या सबसे जवान में से किसी को भी अपना पार्टनर बना सकते हैं। यह सुनते ही रिया दौड़ते हुए मयूर के पास पहुंच जाती है और उसके हाथ पकड़ते हुए कहती है, मामू चलिए, मैं आपकी पार्टनर बनूंगी, क्योंकि मेरा वेट कम है, इसलिए देखना हम ही जीतेंगे। रिया की बात सुनकर मयूर के आसपास मौजूद सभी लोग हंसने लगते हैं। इससे पहले कि मयूर मना कर पाता, राजलक्ष्मी कहती है, हाँ मयूर, तुम्हें जाना चाहिए। मुझे सोचकर ही बड़ा अच्छा लग रहा है, देखने में कितना मजा आएगा। मयूर के लिए रिया की बात को टालना मुश्किल था। अब वह इस हालत में राजलक्ष्मी की किसी भी बात को मना नहीं करना चाहता था। इसीलिए वह मुस्कुराकर रिया की तरफ देखता है और गर्दन हिलाकर खड़ा हो जाता है। फिर उसका हाथ पकड़कर आगे चला जाता है। तभी श्वेता, अंजलि और किशन मल्होत्रा से कहती है, मम्मी पापा हैव फन, आप लोगों को भी जाना चाहिए। तभी अंजलि कहती है, अगर तुम्हारे पापा का बैलेंस बिगड़ गया और उन्होंने मुझे नीचे गिरा दिया तो आगे क्या होगा, यह तुम जानती ही हो ना।
मुझे माफ करो, यह गेम बच्चों के लिए है। तुम ही अपना कोई पार्टनर ढूंढकर ज्वाइन कर लो। जैसे ही अंजलि ने पार्टनर का नाम लिया, श्वेता के चेहरे के आगे लक्ष्य का मुस्कुराता हुआ चेहरा घूमने लगा। उसे महसूस हुआ कि जैसे वह लक्ष्य से दूर होकर उसे मिस कर रही है। कहते हैं, जब कोई सच्चे मन से हमें याद करता है तो वह एहसास हम तक पहुंच जाता है। वहां कहीं दूर अपने कैबिन में लक्ष्य रिक्लिन चेयर पर बैठा अपने मोबाइल में श्वेता की फोटो को देख रहा था। फिर अपनी जगह से खड़े होकर श्वेता को याद करके बेचैन होकर इधर उधर घूमने लगता है। बस यही उसे के याद करने का ही असर था जो श्वेता को यहाँ मारवा हाउस में परेशान कर रहा था। श्वेता खुद ही अपने हाथ से अपने माथे पर तपली देती है और सामने की तरफ देखने लगती है। बड़ों को देखकर बच्चे भी मस्ती करने के लिए पहुंच जाते हैं। यश पिंकी का हाथ पकड़ता है और कहता है, तुम मेरी प्यारी बहन हो और तुम मुझे मना नहीं कर सकती इस गेम को खेलने के लिए। तुमसे हल्का फुल्का यहाँ और कोई नहीं। ऐसा कहकर वह उसे खींचते हुए अपने साथ ले जाता है। सभी को मस्ती के मूड में देखकर आर्यन अलेक्जेंडर की तरफ देखता है और कहता है, क्या तुम मेरा वेट उठा पाओगे? अलेक्जेंडर मुस्कुराकर कहता है, चलो ट्राई करते हैं। ऐसा कहकर दोनों भाई भी वहां पहुंच जाते हैं। बड़ों को देखकर सबके मन में जैसे रोमांच पैदा हो रहा था, वैसे ही बच्चों को देखकर सभी में कौतूहल मचल जाता है। किसी के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान तो किसी के चेहरे पर हंसी दिखाई देने लगती है। सभी ने अपने अपने जूते उतार दिए थे। मयूर ने रिया को अपने पैरों पर खड़ा किया और उसके दोनों हाथों को हथेलियों को अपने हाथों में पकड़कर बैलेंस बनाया। बिल्कुल इसी तरह से अलेक्जेंडर और आर्यन ने, यश और पिंकी ने तथा अर्जुन सिंह और निपुण ने भी एक दूसरे के साथ साझेदारी शुरू की। वहीं अनिका ने रोहित के पैरों पर अपने पैर रखे और अपनी दोनों बाहें उसके गले में डाल दी। रोहित ने अपने हाथ अनिका की कमर में डाल दिए और उसे अपनी तरफ खींच लिया। अनिका ने रोहित को अपनी मोटी मोटी आंखें दिखाई तो रोहित ने जवाब में एक मुस्कान के साथ उसे फिर से और भी ज्यादा कस लिया। जब रोहित को दायां हाथ अनिका की कमर के पीछे था और बायां हाथ उसे सहारा देने के लिए कंधों के पीछे था। इस बार अनिका को रोहित की इस हरकत पर हंसी आ गई। वह अच्छी तरह जानती थी कि रोहित को किसी से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। वह यह मौका बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। कुछ इसी तरह की पोजीशन भूमिका और कोटिल ने, प्रीति और ओमकार ने, नंदनी और सिद्धार्थ ने भी ली। कुछ ही मिनटों में सीटी की आवाज के साथ यह गेम शुरू हो जाती है। सभी अपने अपने पार्टनर के साथ आगे बढ़ना शुरू करते हैं। रोहित और अनिका को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे रोमांस करने के लिए एक दूसरे बाहों में खो गए हों, वह दो ना होकर एक ही हों। वहीं ओमकार और प्रीति को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे सालसा डांस करने के लिए एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप कर रहे हों। वहीं कौटिल्य और भूमि को देखकर एहसास होता था जैसे एक फौजी अपने दूसरे घायल फौजी साथ को हर कीमत पर बचाकर ले जाने के लिए तत्पर हो। रोहित लगातार मुस्कुराते हुए अनिका की आंखों में देख रहा था। अनिका भी बिना किसी हार या जीत के तनाव के रोहित की आंखों से अपनी आंखें मिलाए हुए थी। जैसे ही पहली तार आती है, रोहित बिना अपनी पलकें झपकाए और बिना अपनी नजरें अनिका के चेहरे से हटाए अनिका के दाएं कंधे पर अपनी उंगलियों से हल्की सी थपकी देता है। अनिका अपना पूरा वजन अपने बाएं पैर पर डाल देती है। रोहित अपना बायां पैर अनिका के दाएं पैर के साथ तार की दूसरी तरफ रख देता है। फिर अनिका की बाईं तरफ कमर पर थपकी देता है। अनिका अपना पूरा वजन अपने दाएं पैर पर डाल देती है। रोहित अपना दूसरा पैर से तार को पार करते हुए आगे बढ़ जाता है। बिना किसी आवाज के, बिना कोई बात किए, जितनी आसानी से रोहित और अनिका इन तारों को पार करके आगे बढ़ रहे थे और कोई भी ऐसा नहीं कर पाया था। उन्हें देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था जैसे किसी एक ने दूसरे का वजन साध रखा हो, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे दो शरीरों में एक ही आत्मा काम कर रही हो। इसी तरह से आगे बढ़ते हुए यश और पिंकी सिर्फ 2 तार पार कर पाते हैं और फिर बैलेंस बिगड़ने से लुढ़क जाते हैं। उसके बाद वह दोनों हंसते हुए खड़े हो जाते हैं, अपनी सीट पर वापस लौट जाते हैं। आर्यन और अलेक्जेंडर की ट्यूनिंग काफी अच्छी थी, लेकिन दूसरों को देखने के चक्कर में वह तीसरी तार से चौथी तक नहीं पहुंच पाए। गिरने के बाद वह दोनों भी खड़े होकर अपने कपड़े झाड़ते हुए एक दूसरे को देखकर हंसने लगे। वह दोनों भी बाहर जाकर एक तरफ खड़े होकर गेम को देखकर एंजॉय करने लगते हैं। मयूर और रिया सबसे आगे थे, लेकिन चौथी तार को पार करने के बाद आर्यन और अलेक्जेंडर को देखकर दोनों मामा भांजी की हंसी छूट जाती है, जिसकी वजह से वह 5वीं तार को छूकर आउट हो जाते हैं। सिद्धार्थ और नंदनी भी सिर्फ चौथी तार तक ही पहुंच पाते हैं। निपुण, मीना और अर्जुन भी
5वीं तार तक पहुंच जाते हैं, लेकिन निपुण का ध्यान हर वक्त रोहित और अनिका पर होने की वजह से वह भी आउट हो जाते हैं। रिया, आर्यन और अलेक्जेंडर तीनों अपने मॉम डैड को जीतते हुए देखने के लिए वहीं पर ही साथ साथ में खड़े हो जाते हैं और बीच बीच में टिंग और चीयर अप करते हुए कम ऑन मॉम और डैड कहकर शोर मचाते हैं। यह खेल देखने में जितना आसान लग रहा था, खेलते वक्त उतना ही मुश्किल साबित हुआ, पर इसे सभी खूब एंजॉय कर रहे थे। जो खेल रहे थे वह भी और जो देख रहे थे वह भी। फाइनली सबसे पहले अनिका और रोहित सभी तारों को पार करके अपनी पहली पहेली तक पहुंच जाते हैं। रोहित धीरे से अनिका की कमर से अपनी पकड़ ढीली करता है। अनिका भी मुस्कुराते हुए धीरे से अपने पैर जमीन पर रखती है और फिर पीछे हट जाती है। फिर दोनों वहां रखी हुई पहेली के पेपर को उठाते हैं और उसे खोलकर पढ़ने लगते हैं, जिस पर लिखा था, मात्र माँ से उत्पन्न देवों में प्रथम। सवाल पढ़कर दोनों में से किसी को भी एक पल का भी समय नहीं लगता। पहेली को पढ़ते ही अनिका के मुंह से निकलता है गजानन और रोहित के मुंह से निकलता है उमानंद। दोनों एक दूसरे को देखकर हंस पड़ते हैं। फिर रोहित वहां रखा हुआ पेन उठाता है और उसके नीचे उत्तर लिखता है उमानंद गजानन। फिर उसे वापस रखने के बाद अनिका का हाथ पकड़कर अपनी सीट पर वापस जाने लगता है। फिर चलते हुए धीरे से अनिका से कहता है, मुझे बिल्कुल नहीं लगा था कि इस तरह की किसी चीज में तुम्हारा इंटरेस्ट हो सकता है। अनिका रोहित की तरफ देखने लगती है। रोहित कहता है, मेरा मतलब है कि तुम्हें ऐसे किसी सवाल का जवाब पता होगा। अनिका बदले में केवल मुस्कुरा देती है। वह दोनों ही अपने सभी कामों और तनाव को छोड़कर आज के दिन को भरपूर जी रहे थे, साथ ही एक दूसरे की कंपनी को खूब एंजॉय कर रहे थे। इसके बाद भूमिका, कौटिल्य और प्रीति ओमकार के साथ ही अपने सवालों तक पहुंचते हैं। भूमिका अपनी पहेली को खोलती है। उसमें लिखा हुआ था, पिता से उत्पत्ति वो देव सेनापति। सवाल पढ़कर भूमिका कौटिल्य की तरफ देखने लगती है। कौटिल्य कहता है, मुझे इसका उत्तर आता है पर नाम याद नहीं आ रहा, और अब अपने दिमाग पर जोर डालने लगता है। अभी प्रीति और ओमकार अपनी पहेली को पढ़ते हैं, जिस पर लिखा था, श्वेतांबरी विना पानी बुद्धि प्रदाता। ओमकार प्रीति की शक्ल देखने लगता है। प्रीति मुस्कुराकर कहती है, मुझे इसका उत्तर पता है, और झट से पेन उठाकर उस पर लिख देती है, माँ सरस्वती। फिर दोनों वहां से लौट जाते हैं। उधर कौटिल्य भूमिका से कहता है, वह शिव पुत्र है। भूमिका कहती है, गणेश। कौटिल्य कहता है, नहीं, दूसरे वाले। उसके बाद भूमिका और कौटिल्य एक साथ बोल उठते हैं, कार्तिकेय। इसके बाद कौटिल्य उत्तर लिख देता है। इसके बाद वह दोनों भी अपनी सीट पर वापस चले जाते हैं। एंकर कहती है, क्योंकि पहेलियों को खुद आयशा मारवा जी ने लिखा था, इसलिए सिर्फ वही बता सकती हैं कि विजेता कौन है। स्वागत कीजिए आयशा मारवा जी का। कुछ देर तक एंकर और आयशा मारवा के बीच बातचीत होती है। उसके बाद माइक पर अनाउंस कर दिया जाता है, प्रथम विजेता अनिका गुलेरिया और मिस्टर रोहित मारवा। दूसरे विजेता हैं प्रीति और ओमकार, और हमारे तीसरे विजेता हैं भूमिका मारवा और मिस्टर कौटिल। सभी लोग खुशियों से तालियां बजाने लगते हैं। बच्चे अपनी जगह पर उछल उछलकर शोर मचाने लगते हैं। इसके बाद एंकर सभी को चीयर अप करके कहता है, हमारी अगली गेम हमारे नन्हे चैंपियंस के बीच एक रेस कंपटीशन होगी। इसके बाद माइक पर सभी के नाम अनाउंस कर दिए जाते हैं। थोड़ी ही देर में सभी रेसिंग ट्रैक पर पहुंच जाते हैं। रिया, पिंकी, यश, आर्यन, अलेक्जेंडर सभी अपने अपने ट्रैक पर पोजीशन लेकर झुक जाते हैं। सीटी की आवाज के साथ रेस शुरू हो जाती है। आर्यन और रिया के मुकाबले अलेक्जेंडर शरीर से ज्यादा ताकतवर दिखाई देता था, और साथ ही उसका स्टेमिना भी बहुत बढ़िया था। अलेक्जेंडर की कुछ आदतें रोहित मारवा से मिलती थी, तो कुछ आदतें अनिका से। फिजिकली फिटनेस के मामले में वह रोहित पर गया था। वह हमेशा समय पर अपनी रूटीन एक्सरसाइज पूरी करता था। उसे जब भी मौका मिलता वह ग्राउंड पर रनिंग करना पसंद करता था। वहीं अगर आर्यन की बात की जाए तो वह मार्शल आर्ट का प्लेयर था, जिसकी वजह से उसे लगातार घंटों तक प्रैक्टिस करने की आदत थी, इसीलिए आर्यन का स्टेमिना भी काफ़ी अच्छा था। वहीं यश के शरीर में पैदाइशी चुलबुलाहट थी। वह कभी भी एक जगह पर टिक कर नहीं बैठता था, जिसकी वजह से उसका स्टेमिना काफ़ी अच्छा था, लेकिन वह शरीर के मामले में अपनी उम्र के लड़कों से काफ़ी बड़ा लगता था। अब देखना यह था कि रिया ने इस कंपटीशन के लिए क्या तैयारी की थी। इस रेस का परिणाम क्या होने वाला था। रिया का कहना था कि लड़के और लड़की ताकत और स्टेमिना के मामले में एक जैसे होते हैं, और आज इसे साबित करने का दिन आ गया था। 600 मीटर की यह दौड़ बच्चों की हल्की हल्की रनिंग के साथ शुरू होती है। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई किसी से जीतना ही नहीं चाहता। वह सभी मिलकर जॉगिंग कर रहे हैं। सभी के चेहरों पर मुस्कुराहट दिखाई दे रही थी। जैसे ही 100 मीटर की दूरी पूरी होती है, उनके
रनिंग के पैटर्न में बदलाव दिखाई देने लगता है और देखते ही देखते उनकी स्पीड बढ़ जाती है। उनकी इस स्ट्रेटेजी को देखकर सभी ऑडियंस शोर मचाते हुए उनकी हौसला अफजाई करती है। कोई आर्यन का नाम लेकर शोर मचाता है तो कोई अलेक्जेंडर का। किसी के मुंह से यश का नाम सुनाई देता है तो कहीं से पिंकी के नाम की आवाजें आती हैं। तो कुछ लोग रिया का हौसला बढ़ा रहे थे। कभी आर्यन सबसे आगे होता तो कभी यश। अलेक्जेंडर लगातार उनसे कुछ 2 कदम पीछे दौड़ रहा था। जैसे ही आखिरी 100 मीटर बचते हैं, अलेक्जेंडर अपनी स्पीड बढ़ा देता है और देखते ही देखते दोनों से आगे निकल जाता है। सबसे पहले रेस पूरी करके वह इस गेम का विनर बन जाता है। आर्यन और यश कुछ सेकंड के अंत पर क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर आते हैं। पिंकी उनसे काफी पीछे होती है, लेकिन धीरे धीरे दौड़ते हुए वह अपनी रेस पूरी कर लेती है। इसकी वजह थी उसकी डांस प्रैक्टिस, जिसकी वजह से उसका स्टेमिना अच्छा था। लेकिन रेस को जीता कैसे जाता है वह इस बारे में कुछ खास नहीं जानती थी। किंतु रिया 400 मीटर दौड़ने के बाद ही अपना पेट पकड़कर वहीं साइड में बैठ जाती है और रेस को पूरा भी नहीं कर पाती। रिया को इस तरह देखकर रोहित बेचैन हो जाता है। वह अपनी जगह से उठकर जैसे ही आगे बढ़ने की कोशिश करता है, अनिका उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, मिस्टर मारवा, हमारी सारी प्लानिंग पर पानी फेरने की कोशिश मत कीजिए। रोहित पलटकर अचंभित आंखों से अनिका की तरफ देखता है। अनिका आगे कहती है, उसे एहसास होने दीजिए कि द चैंपियन बनने के लिए उसे भी मेहनत करनी होगी। उसे आज ही यह पता चल जाए कि हार का स्वाद कैसा होता है तो आने वाले कल में जीतने की आदत पड़ेगी। रोहित वापस अपनी जगह पर बैठते हुए अनिका से पूछता है, तो क्या यह सब सोच समझकर खास रिया के लिए प्लान किया गया है? अनिका जवाब देती है, हाँ। रोहित बेचैन होकर पलटकर कहता है, जिसके पास अनिका गुलेरिया और रोहित मारवा जैसे पेरेंट्स हो, उसे परेशानियां उठाने की क्या जरूरत है? रोहित के सवाल के बदले में अनिका एक और सवाल पूछ लेती है, तुम्हारे बेटों को स्ट्रांग होने की जरूरत क्यों है? रोहित जवाब देता है, इस एम्पायर को संभालने के लिए उन्हें आने वाले कल की आज से ही तैयारी करनी होगी, क्योंकि इस दुनिया का सामना करना इतना आसान नहीं है। अनिका पलटकर जवाब देती है, तो क्या तुम्हारी बेटी कभी भी दुनिया के सामने खड़ी नहीं होगी? क्या उसे हमेशा ही सेल खोल में रखोगे? और अगर किसी दिन उसका खुद इस सेल से बाहर निकलने का मन होगा तब क्या करोगे? क्या तुम्हें लगता है कि उसे समझाना आसान होगा? फिर रोहित की तरफ झुककर धीरे से कहती है, तुम्हारी बीवी की तरह बिना तुम्हें बताए चुपके से घर से बाहर निकल गई। तब यह सुनकर रोहित और अधिक अचंभे से अनिका की ओर देखता है। फिर अपनी आवाज को सामान्य करते हुए अनिका कहती है, यह भी छोड़ो, जैसे अनिका गुलेरिया यह हाउस छोड़कर तुम्हारे साथ मारवा हाउस आ गई, वैसे ही आने वाले कल में जब वह किसी के साथ चली जाएगी तब फिर एक गंभीर बात को मजाक के अंदाज में कहती है, अपनी बीवी के मामले में सब रोहित मारवा तो नहीं हो सकते ना? रोहित बिल्कुल खामोश होकर अनिका की तरफ देखता रहता है। उसके पास कहने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन वह इस वक्त अनिका की बातों को समझने की कोशिश करता है। जब रोहित कुछ नहीं कहता तो अनिका रोहित के हाथ को अपने हाथ में लेकर कहती है, उसे स्ट्रांग बनने की जरूरत इसलिए और भी अधिक है क्योंकि वह अनिका गुलेरिया और रोहित मारवा की बेटी है। अनिका अपनी बात कहकर चुप हो जाती है और रोहित कुछ सोचने लगता है। फिर कुछ पलों के बाद कहता है, तुम उसकी माँ हो और माँ अपने बच्चों के लिए जो भी फैसला लेती है बहुत सोच समझकर ही लेती है। मेरी तकलीफ तुम्हारी तकलीफ से ज़्यादा नहीं हो सकती। अगर हालात ऐसे हो गए हैं कि तुम्हें इस बारे में सोचना पड़ रहा है तो तुमने जो भी फैसला लिया होगा वह सही ही होगा। फिर उदासी भरी आवाज़ से अनिका की आंखों में देखते हुए कहता है, लेकिन मैं रिया को ऐसी हालत में नहीं देख सकता। रोहित की बात सुनकर अनिका को हंसी आ जाती है। उसका दिल चाहता था कि इस बात पर वह रोहित को अपने गले से लगा ले, लेकिन माहौल देखकर अपनी भावनाओं को नियंत्रण कर लेती है। अपनी रेस पूरी करने के बाद अलेक्जेंडर हल्के हल्के कदमों से दौड़ते हुए रिया के पास पहुंच जाता है और उसे हाथ का सहारा देकर उठाते हुए मजाक में कहता है, मुझे आज ही पता चला कि रेसिंग ट्रैक पर बैठकर भी रेस जीती जा सकती है। अलेक्जेंडर की बात सुनकर रिया उसे गुस्से वाली नजरों से देखती है। फिर अलेक्जेंडर उसका गुस्सा बढ़ाने की कोशिश नहीं करता क्योंकि रोहित आसपास ही मौजूद था और प्यार से उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए कहता है, अच्छा ठीक है, नाराज मत हो, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। रिया जवाब देती है, मुझसे नहीं चला जाता। अलेक्जेंडर पलटकर कहता है, ठीक है तो थोड़ी देर आराम कर लो, पर यहाँ बैठे बैठे खुद को अच्छी तरह देखो और अपनी स्थिति को समझो, शायद कुछ समझ आ जाए। तुम लड़कों से मुकाबला करने चली थी, यहाँ तो पिंकी ने भी तुम्हें हरा दिया।
रिया पहले ही गिल्ट में थी। इस वक्त अलेक्जेंडर की बात घाव पर नमक छिड़कने जैसी थी। वह अलेक्जेंडर को घूर कर देखती है, लेकिन फिलहाल वह कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं करती। वह मन ही मन सोचती है, जब मेरे गेम की बारी आएगी तब मैं सबको देख लूंगी। थोड़ी देर बाद सभी वापस अपनी अपनी जगह पर पहुंच जाते हैं और एंकर अनाउंस करता है, हमारी अगली प्रतियोगिता के पार्टिसिपेंट के नाम हैं मिस श्रेया गुलेरिया, राजलक्ष्मी गुलेरिया और ज्योत्सना मेहता। यह सुनते ही वहां मौजूद सभी लोग एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं। सभी के चेहरों पर प्रश्न चिन्ह देखकर एंकर कहती है, घबराइए मत, यह कोई रेस जैसी गेम नहीं है। हमारी प्रतियोगी अपनी जगह पर बैठकर इस बड़े ही आराम से खेल सकेंगी। यह सिर्फ एक माइंड गेम है। आप यह भी कह सकते हैं कि किसकी मेमोरी कितनी तेज है। इस गेम में जीत इसी पर आधारित होगी। पर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए स्क्रीन की ओर हाथ करके प्रतियोगियों को संबोधित करते हुए कहती है, सामने स्क्रीन पर आपको कुछ पिक्चर्स दिखाई जाएंगी। आप सभी को वह ध्यान से देखनी होंगी। उसके बाद उन पिक्चर्स में से एक पिक्चर पजल आपको सेट करनी होगी। कहने का मतलब है कि यह एक पजल गेम है। यह सुनते ही सभी तालियां बजाकर तीनों का स्वागत करने लगते हैं। प्रीति, भूमिका और श्वेता मुस्कुराते हुए उन तीनों के पास पहुंच जाती हैं। फिर उन तीनों को हाथ पकड़कर खड़ा होने में मदद करती हैं और उनके साथ साथ सामने पहुंच जाती हैं। फिर उनको उनकी जगह पर बैठाकर वापस लौट आती हैं। थोड़ी ही देर में टाइमर के साथ उनकी पजल सॉल्विंग गेम शुरू हो जाती है। वहां लगी हुई बड़ी बड़ी स्क्रीन पर उनकी हर मूव साफ साफ दिखाई दे रही थी। हर बीतते हुए सेकंड के साथ साथ सभी के दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। सभी एकदम खामोशी के साथ बड़े ही ध्यान से उनकी गेम को देख रहे थे और यह जानने के लिए एक्साइटेड थे कि विजेता कौन होगा। तभी मयूर अपनी जगह से उठ खड़ा होता है। मयूर राजलक्ष्मी का मनोबल बढ़ाने के लिए जोर से शोर मचाते हुए कहता है, कम ऑन राजलक्ष्मी, यू कैन डू इट। लेकिन इससे पहले कि वह बोल पाता, उसे याद आता है कि उसके ऐसा करने पर श्रेया को आकाश की कमी महसूस होगी। उन दोनों के बीच कितना गहरा रिश्ता था, वह किसी से छिपा नहीं था। आकाश ने कभी भी किसी भी परिस्थिति में श्रेया को अकेला नहीं छोड़ा था। अगर आज वह यहाँ होता तो श्रेया की खुशी दोगुनी होती। यह सब सोचकर मयूर अपने मन में भावों को मन में ही रख लेता है और अपनी जगह पर बैठकर चुपचाप स्क्रीन पर चलती हुई गेम को देखने लगता है। नई नई तरह की चीज़ों को याद रखने में राजलक्ष्मी की डॉक्टर होने की वजह से महारत हासिल थी, इसीलिए वह सबसे पहले अपनी पजल सॉल्व कर लेती है। उसके 2 सेकंड बाद ज्योत्सना की पजल भी नियत समय से पहले सॉल्व हो जाती है। सभी तालियां बजाकर तीनों का उत्साह बढ़ाते हैं। इन तीनों के चेहरे पर भी बड़ी ही मुस्कुराहट होती है। उनके चेहरों को देखकर साफ पता चल रहा था कि उन्होंने अपनी गेम को खूब एंजॉय किया। तभी एंकर तीनों विजेताओं का नाम घोषित करने के बाद अगली प्रतियोगिता के बारे में बताता है। हमारी अगली प्रतियोगिता है शूटिंग और 3 राउंड के बाद विजेता घोषित किया जाएगा। इसमें खास बात यह होगी कि पुरुष अपने पुरुष साथियों के साथ प्रतियोगिता करेंगे और स्त्रियां अपनी सहेलियों के साथ। तभी एंकर कहती है, हमारे पुरुष प्रतियोगियों के नाम हैं मिस्टर रोहित मारवा, मिस्टर कौटिल्य, मिस्टर अर्जुन सिंह। जैसे ही यह नाम अनाउंस होते हैं तभी रिया दौड़ती हुई रोहित और अनिका के पास पहुंच जाती है। रोहित अनिका से कहता है, मैंने अपना नाम नहीं दिया। तभी रिया पीछे की तरफ से रोहित के गले में अपनी दोनों बाहें डाल देती है और कहती है, आपका नाम मैंने दिया है डैड। फिर आगे की तरफ आकर अपनी कमर पर एक हाथ रखकर मुस्कुराते हुए कहती है, मैंने आपको फाइटिंग करते हुए देखा है, पर आपको फायरिंग करते हुए कभी नहीं देखा डैड। बस इसीलिए रोहित रिया को खींचकर अपनी गोद में बिठाते हुए कहता है, ठीक है, आज देख लेना। इसके बाद रिया वहां से दौड़ते हुए एंकर के पास पहुंच जाती है और फिर माइक पर रिक्वेस्ट करते हुए कहती है, नानू, मेरा मतलब मेरे दोनों नानू, आई मीन कर्ण नानू और किशन नानू, कम से कम आप दोनों इसमें तो पार्टिसिपेट कर ही सकते हैं। बस खड़े होकर फायर ही तो करना है। रिया की बात सुनकर सभी ऑडियंस हंसने लगते हैं, क्योंकि देखने में ऐसा ही लगता है कि बस किसी खिलौने की तरह पिस्टल उठाई और फायर कर दिया। लेकिन पिस्टल के वजन के साथ अपने हाथ को स्थिर रखना एक लंबे अभ्यास के बाद आता है और उसमें भी एक अच्छा निशानची होना एक विशेष हुनर है। रिया के बुलाने के बाद किशन मल्होत्रा और कर्ण गुलेरिया दोनों ही अपनी अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं और मुस्कुराते हुए प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए चल पड़ते हैं। कर्ण गुलेरिया के उठते ही पूरा गुलेरिया परिवार शोर मचाकर अपनी खुशी जताने लगता है और कर्ण की हौसला अफजाई करता है। तभी एंकर कहती है, अब यह गेम हमारी सोच से ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है।
तालियों से स्वागत कीजिए हमारे सभी प्रतियोगियों का। तभी एंकर अनाउंस करते हुए कहता है, वैसे तो शूटिंग के बारे में आप सभी जानते ही होंगे, लेकिन फिर भी सभी सरेतागणों के लिए बता दूं कि टारगेट के बीचों बीच बनी हुई काली गोल जगह पर फायर करने पर 10 अंक होंगे और जैसे जैसे उस काले निशान से आपका निशाना दूर लगेगा उतने उतने अंक कम होंगे। 3 राउंड में से पहला राउंड ग्रुपिंग फायर होगा, यानी कि प्रतियोगी को सभी गोलियां जितना छोटा ग्रुप बनेगी उतने अधिक अंक होंगे और जितना बड़ा ग्रुप बनेगा उतने ही कम अंक होंगे। प्रतियोगी के शुरू होने से पहले सभी प्रतियोगियों को एक राउंड प्रैक्टिस के तौर पर फायर करने के लिए भी मिलेगा। इसके बाद प्रतियोगी अपनी अपनी पिस्तौल से अच्छी तरह वाकिफ हो जाएंगे। तब अगले दोनों राउंड टारगेट फायर राउंड होंगे, जिसमें से दूसरे राउंड में स्किल टारगेट होगा, जबकि तीसरे में टारगेट पर आदमी बना होगा।